हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के काइंड्स जो हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एनफोर्सेबिलिटी के हिसाब से, सेकंड है मोड ऑफ क्रिएशन के हिसाब से एंड थर्ड है एग्जीक्यूशन के हिसाब से। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो सेक्शन 2H के अंदर डिफाइंड है कि वो अग्रीमेंट जो लॉ के अंदर इन्फोर्स किया जा सकता है वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट जो किसी भी एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड डिक्लेयर कराया जा सकता है, बट जब तक वो वॉइड नहीं डिक्लेयर कराया जाता तब तक वो वैलिड है। तो ये सेक्शन 2 क्लॉज I के अंदर डिफाइंड है। थर्ड है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसकी लॉ के नज़र में कोई अहमियत नहीं है और उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो सकती लॉ के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जितने भी अग्रीमेंट्स हैं जो एनफोर्सेबल नहीं हो सकते वो वॉइड अग्रीमेंट कहलाते हैं, और वो वॉइड अग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होते हैं, मतलब वो शुरू से ही कोई अहमियत नहीं रखते लॉ के अंदर। एंड वो वॉइड एब इनिशियो इसीलिए है कि वो नो कॉन्ट्रैक्ट हैं, शुरू से ही अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया क्योंकि उसमें एक चीज़ की कमी थी, कुछ भी एक एसेंशियल नहीं इंग्रेडिएंट नहीं था उसके अंदर। तो इसीलिए वो अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के अंदर वो वॉइड कहलाते हैं और उनको हम वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं, और वो वॉइड एब इनिशियो होता है। ये सेक्शन 2 क्लॉज G के अंदर डिफाइंड है। जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है और वॉइड अग्रीमेंट है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? जो वॉइड अग्रीमेंट है वो बिगिनिंग से ही वॉइड है, जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो इन फ्यूचर वॉइड बनता है। फ्यूचर कोई सब्सिक्वेंटली अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या इनएबिलिटी हो जाती है, कुछ इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से वो वॉइड डिक्लेयर होता है। जब भी कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर होता है तो वो किसकी वजह से होता है? सुपरवीनिंग कोई भी इम्पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब वो इम्पॉसिबिलिटी जो ह्यूमंस के कंडक्ट से बाहर है, ह्यूमंस के उसमें नहीं है, पावर में नहीं है कि वो उसको रोक सकते हैं। और कोई भी इल्लीगैलिटी हो गई, लॉ चेंज हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई कंडीशंस या सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड डिक्लेयर हो सकता है। और अगर कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे सेक्शन 56 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। अब फोर्थ टाइप आता है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो वैलिड हैं अपने आप में बट वो एनफोर्स नहीं कराए जा सकते कोर्ट के अंदर कुछ भी टेक्निकल डिफ़ॉल्ट के तहत। सपोज़ कोई, वैसे तो जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट अगर लॉ में स्पेसिफिकली ये बताया हुआ है कि इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको बनाना है तो आपको रिटन में ही करना ज़रूरी है और आपने रिटन में नहीं करा, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिफ्थ है इल्लीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। जो ये टर्म है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, ये अपने आप में ही गलत है कि कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया जो लॉ के नज़र में सही है, और इल्लीगल चीज़ लॉ के नज़र में सही कैसे हो सकती है? तो इसीलिए जो टर्म है इल्लीगल अग्रीमेंट और अनलॉफुल अग्रीमेंट, ये एप्रोप्रिएट है। अब है इल्लीगल अग्रीमेंट क्या होता है? इल्लीगल अग्रीमेंट वो होता है कि आप कोई जो आपका ऑब्जेक्ट है या कंसिडरेशन है या कुछ आप जिस पर्पस से कर रहे हो अग्रीमेंट, वो लीगल नहीं है, और जो आप जिस काम के लिए आपने अग्रीमेंट करा है उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है लॉ के द्वारा, तो वो होता है इल्लीगल अग्रीमेंट। इल्लीगल अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता क्योंकि ऑब्वियसली वो इलीगल है, पनिशमेंट मिलेगी आपको क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। और दूसरी तरफ जो अनलॉफुल अग्रीमेंट्स होते हैं वो अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता कोर्ट के द्वारा, जिसकी परफॉर्मेंस तो हो सकती है, परफॉर्म कर सकते हो आप, जो भी आपने अग्रीमेंट में जो भी प्रॉमिस आपने किया है उसको आप परफॉर्म कर सकते हो, बट लॉ के अंदर
इन द आई ऑफ लॉ आप उसको एनफोर्स नहीं करा सकते, कोई रेमेडी चाहिए ब्रीच के लिए आप वो एनफोर्स नहीं करा सकते, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। जितने भी इलीगल अग्रीमेंट होते हैं वो अनएनफोर्सेबल होते हैं, तो जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो अनलॉफुल अग्रीमेंट भी होते हैं, बट जितने भी अनलॉफुल अग्रीमेंट होते हैं वो इलीगल अग्रीमेंट नहीं होते। अब जो सेकंड कैटेगरी है वो है मोड ऑफ क्रिएशन। मोड ऑफ क्रिएशन में फर्स्ट टाइप है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनता है। सबसे पहले ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, फिर अग्रीमेंट बनता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है, इन दोनों को ऑफ़र देने में जो ऑफरर है और एक्सेप्ट करने में जो एक्सेप्टर है, उसने किस तरीके से एक्सेप्ट किया और किस तरीके से ऑफ़र किया, उस पर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस स्पोकन वर्ड से हुआ है या रिटर्न में हुआ है तो वो एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर ऑफ़र और एक्सेप्टेंस बोलने के बजाय किसी और तरीके से हुआ है, या तो कोई पार्टीज़ का कुछ काम करने से हुआ है या कंडक्ट से हुआ है, तो वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। बट कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑफ़र जो है वो तो वर्ड्स में दिया है, स्पोकन वर्ड्स में दिया है और रिटर्न लेटर में दिया है, बट जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टेंस किस तरीके से दे रहा है, कुछ कंडक्ट करके, कोई एक्ट करके जो ऑफरर ने अपने ऑफ़र में दिया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मिक्स कैरेक्टर कहलाते हैं, जिसमें एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दोनों के ही कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें थर्ड टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट, और इसको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज़ ने खुद एंटर नहीं किए। अदरवाइज़ हम जनरल रूल ये है, पार्टीज़ जो हैं वो विलिंगली होती हैं, तो वो खुद एंटर करती हैं कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ हम ये टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करते हैं और हम इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। बट इस केस में क्या है, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टीज़ ने अपने विलिंगली एंटर नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये गवर्न कर रहे हैं सेक्शन 68 से 72 तक अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थर्ड कैटेगरी है एग्जीक्यूशन के हिसाब से, कि एग्जीक्यूशन के हिसाब से कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, जिसमें फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़, एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, दोनों पार्टीज़ की बात हो रही है, कि दोनों पार्टीज़ ने जो भी परफॉर्मेंस था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कम्प्लीटली परफॉर्म कर लिया है और कुछ भी एक्ट करना बाकी नहीं रहा, दोनों ने कम्प्लीटली परफॉर्म कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, आप गए किसी शॉप पे, आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, और उन्होंने दूध की थैली निकाली और आपको दे दी और आपने उनको कैश दे दिया। तो ये हो गया एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, आपने उनको पे कर दिया और उन्होंने आपको मिल्क दे दिया, तो दोनों ने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया। सेकंड है इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, जो ईदर पार्टी, ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टी, ईदर पार्टी, या तो एक या बोथ पार्टीज़ ने अभी तक अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करा और वो फ्यूचर में स्टिल परफॉर्म करना है उनको, और वो फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे अपना जो भी रिमेनिंग उनका एक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के उन्होंने डिसाइड किया है उसके अगेंस्ट जो भी उनको परफॉर्म करना है। सेकंड है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जिसमें बोथ द पार्टीज़ या कोई भी ईदर पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करा और वो इन फ्यूचर पार्ट परफॉर्म करेंगे अपना, उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ इन फ्यूचर मैं तुम्हारा ये काम करूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि अगर आप लॉ में एडमिशन लो तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगी, या मैं आपको इतनी कम फीस में पढ़ाऊँगी, तो वो हो गया एक तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं।